स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था की दशा के बारे में जानेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में अल्प विकास तथा गंतव्यरोध की स्थिति में पहुंचा देने वाले कारकों से परिचित होंगे। भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय। परिचय। भारत का आर्थिक विकास विषयक इस पुस्तक का मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हुए विकास से अवगत कराना है। यद्यपि देश की वर्तमान अवस्था तथा भविष्य की संभावना की चर्चा करते समय उसके आर्थिक अतीत पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए हम अपनी चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर रहे हैं। इसी क्रम में हम उन सब बातों की भी स्पष्ट पहचान करेंगे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीतियों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है। इसके मूल सूत्र तो इतिहास में बहुत गहरे हैं। विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारत में ब्रिटिश अपनी वैश्विक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रादायक तक ही सीमित रखना था। उस शासन के अधीनता के शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद के पिछले 6 दशकों में भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का एक मुख्य स्रोत कृषि था, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के विनिर्माण गतिविधियां हो रही थी। सूती व रेशमी वस्त्र, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणि रत्न आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। भारत में बनी इन चीजों की विश्व के बाजारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग बॉक्स एक बंगाल का सूती उद्योग। मलमल एक विशेष प्रकार की सूती कपड़ा है जिसका मूल निर्माण क्षेत्र बंगाल विशेषकर ढाका के आसपास का क्षेत्र रहा है। यह नगर अब बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका के मलमल ने उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्र के रूप में विश्व भर में बहुत ख्याति अर्जित की थी। यह बहुत ही महीन कपड़ा होता था। विदेशी यात्री इसे शाही मलमल या मलमल खास भी कहते थे। इसका आशय यही था कि ये इस कपड़े को शाही परिवार के उपयोग के योग्य मानते थे तथा उच्च स्तर की कलात्मक के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। भाग से 1.1 देखें। औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत की आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश की आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। इन नीतियों के ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल्य रूप को बदल डाला। भारत इंग्लैंड और कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहां के बने तैयार माल का आयात करने वाले देश बन कर रह गया। स्वाभाविक ही था कि अपनी वैश्विक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए पर उसके अनुमानों में बहुत विसंगतियां और आपसी मतभेद भी रहे हैं। इन आकलनकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले, सिराज
डॉक्टर BKRB राव तथा RC देसाई प्रमुख रहे थे। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत रहे कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर 2% से कम ही रही है तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र आधा प्रतिशत ही रह गई। कृषि क्षेत्र ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। देश की लगभग 85% जनसंख्या जो गांव में बाक्स 1.2 पूर्व ब्रिटिश काल में कृषि। 17वीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने तत्कालीन बंगाल की इस प्रकार वर्णन किया कि अपने 2 बार के भ्रमण के दौरान बंगाल के विषय में संग्रहित जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह क्षेत्र मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्धि है। यहाँ से सूती रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर और मक्खन की प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। यहाँ अपने आंतरिक उपभोग के लिए भी गेहूं, सब्जी, अनाज, मुर्गियां, बत्तख आदि का भरपूर उत्पादन होता है। यहाँ सुअर के बड़े बड़े झुंड तथा भेड़ बकरियों के विशाल झुंड भी विद्यमान हैं। इस क्षेत्र में हर प्रकार की मछलियां प्रचुरता में उपलब्ध है। राजमहल से लेकर समुद्र तक अतीत में परिवहन तथा सिंचाई के लिए गंगा नदी से बहुत यत्न और श्रम पूर्वक काट कर बनाई गई नहरों का जाल सा बिछा हुआ है। चित्र 1.1 ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत में कृषि में गतिहीनता। 17वीं शताब्दी में अपने देश की कृषि समृद्धि के बारे में लिखिए। लगभग 200 वर्ष बाद जब ब्रिटिश भारत को छोड़कर गए उस समय की कृषि की गतिहीनता के साथ इसकी तुलना कीजिए। बसी थी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। बाकी 1.2 देखें। एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती रही। यही नहीं, अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशित ह्रास या गिरावट भी अनुभव की गई। भले ही कृषि अधीन क्षेत्रों के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई हो, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। कृषि क्षेत्रकों की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू व्यवस्था प्रणालियों को ही माना जा सकता है। आज के समस्त पूर्वीय भारत में, जो उस समय बंगाल के प्रेसिडेंटी कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में तो कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ को जिम्मेदार ही हड़प लेते थे। किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदारों तथा सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर उनसे अधिक लगान संग्रह करने तक सीमित रहती थी। इसी कारण कृषक वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनाव को झेलने का बाध्य होना पड़ा। राजस्व व्यवस्था की शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा। राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोषे में जमा कराने की तिथियां पूर्व निर्धारित थी। उसके अनुसार रकम जमा नहीं कर पाने वाले जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। साथ ही प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं के अभाव और इन्हें जानिए स्वतंत्र भारत के मानचित्र की अंग्रेजी शासन के भारत के मानचित्र से तुलना कर पता लगाइए कि देश का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण था, इस संदर्भ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक द इंडिया डिवाइडेड का अध्ययन उपयोगी होगा। अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार की राजस्व व्यवस्था लागू की, देश के किस
क्षेत्र में कौन सी राज्य व्यवस्था लागू की गई और वहाँ उसके क्या प्रभाव रहे, आपको उन राजस्व व्यवस्थाओं की आज के भारत में कृषि परिदृश्य पर क्या छाप दिखाई देती है। इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आप रमेश चंद्र दत्त की 2 खंडों में प्रकाशित पुस्तक इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सहारा ले सकते हैं। B.H. बोडेन पावेल की पुस्तक द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया का भी उपयोगी रहेगी। इसके भी 2 खंड हैं। इस विषय को अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए आप ब्रिटिश भारत का एक कृषि मानचित्र बनाने का प्रयास करें। अपने विद्यालय में लगे कंप्यूटर का भी आप इस कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। स्मरण रखिए, किसी भी भविष्य की भली प्रकार समझने समझाने में मानचित्र का अंकन बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादक के स्तर में बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। किसानों की दुर्दशा को और बढ़ाने में इसका भी बड़ा योगदान रहा। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यावसायीकरण के कारण नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी मिलते हैं, किंतु उस उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्नों की खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था, जिनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखाने में किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था, जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने सफल फसल पैटर्न को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें उगाना आरंभ किया। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए न ही संसाधन थे, न ही तकनीकी और न ही कोई प्रेरणा। औद्योगिक क्षेत्र कृषि की ही भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था, किंतु उस प्रतिष्ठा परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई। भारत के इस औद्योगिकीकरण औद्योगिकीकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यात बनाना चाहते थे, दूसरा वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। इसी प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ये ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्प कलाओं के पतन से जहां एक ओर भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पादों से वंचित भारत बाजारों से मांग का भी प्रसार हो रहा था। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी हो रही। प्रारंभ में तो यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों को आरंभ करने तक ही सीमित था। सूती कपड़ा मिलें प्रायः भारतीय उद्यमियों द्वारा ही लगाई गई थी और ये देश के पश्चिमी क्षेत्रों आज के महाराष्ट्र और गुजरात में ही स्थित थी। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है। यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी इन्हें भी जानिए। एक तालिका बनाकर दर्शाइए कि भारत में अन्य आधुनिक उद्योग सबसे पहले कहाँ और कब स्थापित हुआ था। क्या आप यह जानते हैं कि किसी आधुनिक उद्योग की स्थापना के लिए आधारभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? उदाहरण के लिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में ही क्यों की गई थी? यह अब झारखंड राज्य में है। आज भारत में कितने लौह
और इस्पात कारखाने हैं। क्या ये लौह और इस्पात कारखाने विश्व के श्रेष्ठ संयंत्रों में गिने जाते हैं? क्या इन कारखानों की पुनर्रचन और तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो यह कार्य किस प्रकार हो सकेगा? आजकल यह तर्क दिया जा रहा है कि जो उद्योग अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण नहीं है, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस विषय में आपके क्या विचार हैं? भारत के मानचित्र पर उन सूती कपड़ा और पटसन मिलों को अंकित करें जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विद्यमान थी। सीमेंट, कागज आदि के कारखाने भी स्थापित हुए, किंतु भारत में भावी औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का प्राय अभाव ही बना रहा। पूंजीगत उद्योगों वे उद्योग होते हैं जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाले वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कल पुर्जों का निर्माण करते हैं। यत्र तंत्र कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्प कलाएं आधारित निर्माण शालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। यही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्र में समृद्धि दर बहुत ही कम थी और सकल घरेलू देशीय उत्पाद या सकल वर्धित मूल्यों में इसका योगदान भी बहुत कम रहा। इस नए उद्योग क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र भी बहुत कम रहा। वास्तव में ये क्षेत्र प्राय रेलें, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहों और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित थे। विदेशी व्यापार प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गया। साथ ही यह सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक भी हो गया। और व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखा। भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक सीमित रहा। शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से भी होने दिया जाता था। सुएज नहर का व्यापार इन्हें कीजिए। ब्रिटिश काल की उन वस्तुओं की सूची तैयार कीजिए जिनका भारत से निर्यात और आयात होता था। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विभिन्न वर्षों के आर्थिक सर्वेक्षण से भारत के आयात और निर्यात से संबंधित विभिन्न वस्तुओं की सूचनाएं एकत्र करें। इन आयातों और निर्यातों की तुलना स्वतंत्रता पूर्व अवधि से करें। उन सभी प्रमुख पत्रों के नाम भी लिखें जो अब भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार को संभालते हैं। मार्ग खुलने से तो भारत का व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। बॉक्स 1.3 देखें। विदेशी व्यापार के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा, किंतु इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल जैसी अनेक आवश्यकताएं वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रवाह पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई उपव्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता था। अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय तथा अदृश्य मदों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत की संपदा का दोहन हुआ। जननांकीय परिस्थिति। ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत बॉक्स नंबर 1.3 पैमाने के अनुसार नहीं है। ये मानचित्र यूनाइटेड किंगडम, पोर्ट रेड, सुएज नहर, भारत, अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, अफ्रीका, हिंद महासागर और
अंध महासागर। सुएज नहर भारत और इंग्लैंड के बीच राजमार्गों के रूप में प्रयुक्त सुएज नहर का दृश्य 1.2 में दिखाया गया है। भाग से 1.3 सुएज नहर के माध्यम से व्यापार। सुएज नहर उत्तर पूर्वी मिस्र में सुएज स्थल संधि के आर पार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली कृत्रिम जलमार्ग है। यह भूमध्य सागर की मिस्र पतन पोर्ट सईद को लाल सागर की एक प्रशाखा सुएज की खाड़ी से जोड़ता है। इस नहर से अमेरिका और यूरोप से आने वाली जलयानों को दक्षिण एशिया, पूर्वी अफ्रीका और प्रशांत महासागर तटवर्ती देशों के लिए एक छोटा और सीधा जलमार्ग सुलभ हो गया। अब इन्हें अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती। सुएज नहर आज आर्थिक और सामरिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जल मार्ग है। वर्ष 1869 में इसके खुल जाने से परिवहन लागत बहुत कम हो गई और भारत बाजार तक पहुंचना सुगम हो गया। एकत्र किए गए। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं थीं, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या वृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। बाद में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती रही। वर्ष 1921 के पूर्व की भारत जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है, किंतु उस समय तक न तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और न ही इसकी वृद्धि दर बहुत अधिक थी। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर तो 16% से भी कम ही थी। इसमें महिला साक्षरता दर नगण्य केवल 7% आंकी गई थी। जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं थी। जहां से ये सुविधाएं प्राप्त या उपलब्ध थीं, वहां नितांत ही अपर्याप्त थी। परिणाम स्वरूप जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप था। उनसे व्यापक जनहानि होना एक आम बात थी, कोई आश्चर्य की नहीं। उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाली थी। आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 33 प्रति हजार हो गई है, पर उस समय तो ये दर 218 प्रति हजार थी। जीवन प्रत्याशा स्तर भी आज के 69 वर्ष की तुलना में केवल 44 वर्ष ही था। विश्वस्त आंकड़ों के अभाव में यह पाना कठिन है कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी। परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा और भी बदतर हो गई। चित्र दिखाई गई है। चित्र 1.3 भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग इस मूल आवश्यकता जैसे कि घर से वंचित था। ये दृश्य में घर से वंचित का दृश्य दिखाई गई है। इन्हें भी जानिए। क्या आप स्वतंत्रता पूर्व भारत के बार बार अकाल पड़ने का कारण बता सकते हैं? इस विषय में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की पुस्तक गरीबी और अकाल बहुत उपयोगी होगी। स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक विभाजन का पाई चार्ट बनाइए। व्यावसायिक रचना। औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों के अनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कृषि सबसे बड़ा व्यवसायिक था, जिसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में क्रमशः 10% तथा 10 से 15 से 20% जन समुदाय को रोजगार मिल पा रहा था। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही। उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी आज के तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक और केरला प्रांतों के क्षेत्रों, मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आ रही थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों का महत्व तदनुरूप बढ़ रहा था, किंतु उसी अवधि में पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि आंकी गई। आधारिक संरचना। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पत्तनों, जल परिवहन व डाक तार
आदि का विकास हुआ। इसका ध्येय जन सामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था। ये कार्य तो औपनिवेशिक हित साधने के ध्येय से किए गए थे। अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थीं। जो सड़कें उन्होंने बनाई उनका ध्येय भी देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतर भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पत्तनों तक पहुंचाने में सहायता करना मात्र था। इसी प्रकार माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचाने में सक्षम सभी मौसम में उपयोग होने वाले सड़के मार्ग का अभाव निरंतर बना ही रहा। वर्षा काल में तो यह अभाव और भी भीषण हो जाता था। स्वाभाविक ही था कि प्राकृतिक आपदाओं और अकाल आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे देशवासियों का जीवन कठिनाइयों के कारण दूभर हो जाता था। अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया। यही उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को दो महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। एक तो इससे लोगों को भू क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक व्यवधान को कम कर आसानी से लंबी यात्रा करने के अवसर प्राप्त हुए, तो दूसरी ओर भारतीय कृषि के व्यावसायिकीकरण को बढ़ावा मिला। किंतु इस व्यावसायिकीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव चित्र में बना। मुंबई चित्र 1.4 मुंबई तथा ठाणे को जोड़ने वाली पहला रेलवे पुल 1854 में बना। यह दृश्य दिखाई गई है पड़ा। भारत के निर्यात में निसंदेह विस्तार हुआ, परंतु इसके लाभ भारतवासियों को मुश्किल से ही प्राप्त हुआ। इस प्रकार जन सामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए। सड़कों तथा रेलों की विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जल मार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया, किंतु ये उपाय बहुत संतोषजनक नहीं थे। उस समय के आंतरिक जल मार्ग अलाभकारी सिद्ध हुए। उड़ीसा की तटवर्ती नहर इसका विशेष उदाहरण है। यद्यपि इस नहर का निर्माण सरकारी चित्र में प्रदर्शित 1.5 टाटा एयरलाइंस टाटा सन्स के विभाग के रूप में इस कंपनी का स्थापना से 1932 में भारत में उड्डयन क्षेत्र की नींव रखी गई। ये उड्डयन क्षेत्र की नींव रखी गई कोष से किया गया था। तथापि यह रेल मार्ग से स्पर्धा नहीं कर पाई। नहर के समानांतर रेल मार्ग विकसित होने के बाद अंततः उस जल मार्ग को छोड़ दिया गया। भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्य ध्येय तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना ही था। दूसरी ओर डाक सेवाएं आवश्यक जन सामान्य को सुविधा प्रदान कर रही थीं, किंतु वे बहुत ही अपर्याप्त थीं। आधारिक संरचनाओं की वर्तमान अवस्था के विषय में आपको अध्याय 8 में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। निष्कर्ष: स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था। कृषि क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक श्रम अधिशेष के भार से लदा था। उसकी उत्पादक का स्तर भी बहुत कम था। औद्योगिक क्षेत्र भी आधुनिकीकरण, वैविध्य, क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा क्रियात्मक गतिविधियां। अभी भी कुछ क्षेत्रों में यह धारणा व्याप्त है कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए लाभकारी ही था। इस धारणा के बारे में जानकारियों पर आधारित चर्चा की आवश्यकता है। आपको इस धारणा के प्रति क्या दृष्टिकोण होगा? अपनी कक्षा में इस विषय पर चर्चा आयोजित करें। क्या अंग्रेजी शासन भारत के लिए अच्छा था? भारत के लिए अच्छा था। विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारित रचनाओं
में उन्नयन, प्रसार तथा जनमुखी विकास की आवश्यकता थी। व्यापक गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों को जन कल्याणोन्मुखी बनाने का आग्रह कर रही थी। संक्षिप्त में देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बहुत अधिक थी। पुनरावर्तन: स्वतंत्रता के बाद की आर्थिक विकास की उपलब्धियों को सही रूप से समझ पाने के लिए स्वतंत्रता पूर्व की अर्थव्यवस्था की सही जानकारी की आवश्यकता है। अपनी वैश्विक शासकों की आर्थिक नीतियां शासित देशों और वहां के लोगों के आर्थिक विकास से प्रेरित नहीं थी। उनका ध्येय तो इंग्लैंड के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन था। भले ही भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि से ही अपनी आजीविका पाता था, किंतु कृषि क्षेत्र गतिहीन ही रहा। इसमें हास्य के ही प्रमाण मिले हैं। भारत की अंग्रेजी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण भारत के विश्व प्रसिद्ध हस्तकला उद्योगों का पतन होता रहा और उनके स्थान पर किसी आधुनिक औद्योगिक की आधार का रचना नहीं हो पाई। पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, बार बार प्राकृतिक आपदाओं और अकाल के जनसामान्य को बहुत ही निर्धन बना डाला और इसके कारण उच्च मृत्यु दर का सामना करना पड़ा। यद्यपि अपनी वैश्विक हितों से प्रेरित होकर विदेशी शासकों ने आधारिक संरचना सुविधाओं को सुधारने के प्रयास किए थे, किंतु इन प्रयासों में उनका निहित स्वार्थ था। यद्यपि स्वतंत्र भारत की सरकार ने योजनाओं के द्वारा यह आधार बनाया।